नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज वर्णमाला की। वर्णमाला की इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी कि वर्णों की संख्या कितनी होती है और हमने स्वरों के प्रकार के बारे में जाना था। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये देखिए, हमने स्वरों के प्रकार के बारे में जाना था कि स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं: मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, इसमें हमने जो आपको मेन चीज हाईलाइट की थी, जल्दी जल्दी एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। स्वर क्या होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा सीधे सीधे मुख से बाहर आती है, यहाँ देखिए सामने लिखा भी है, हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है। अबाध गति का मतलब समझते हैं? अबाध गति का मतलब है कि बिना रुके आपने जो भी शब्द जो भी वर्ण, जो भी अक्षर, जो भी ध्वनि अपने मुंह से निकाली, आ, ई, उ, सीधे आपके मुंह से हवा बाहर आती है। तो जो सीधे हवा जो बाहर आती है वही जो है स्वर होता है। खैर, हम चूंकि क्विक रिकैप कर रहे हैं, जो बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख ले तो उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार होते हैं। मैं एक क्विक रिकैप कर रहा हूँ। उसके बाद हमने आपको बताया था स्वर के 3 प्रकार होते हैं: मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। मूल स्वर का मतलब है जो मूल स्वर है, जिनके उच्चारण के लिए किसी भी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल स्वतंत्र स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋ। ठीक है, ये जो है मूल स्वर है। ये कौन से? सबसे कम समय जिनको बोलने में लगता है, ये मूल स्वर होते हैं। अच्छा, अगले की बात करते हैं, संधि स्वर। संधि स्वर क्या होते हैं? जो जोड़ कर बनते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, जिनके उच्चारणों मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि जो संधि का आप मतलब जानते हैं, संधि यानी जोड़ना, समझे? जो जिन दो स्वरों को मिला करके स्वर बनते हैं तो संधि स्वर। लेकिन इसके भी 2 प्रकार हैं: दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब है जिसमें 2 आपस में स्वर मिले, सजातीय स्वर। छोटा छोटा बड़ा बना देगा, छोटी छोटी बड़ी बना देगा, छोटा छोटा बड़ा बना देगा, ये दीर्घ स्वर हो गया। संयुक्त स्वर में क्या है? छोटे आ में ई मिला दीजिए तो ए बन जाएगा, छोटे आ में ए मिला दीजिए तो बड़ा ए बन जाएगा, छोटे आ में ऊ मिला दीजिए बड़ा ओ बन जाएगा, छोटे आ में ओ मिला दीजिए बड़ा ओ बन जाएगा। तो इस तरह से छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये जो है जो हमने बचपन से पढ़े हैं। ये देखिए, ये ये जो है ये संयुक्त स्वर हो। दीर्घ स्वर क्या है? बड़ा, बड़ी, बड़ो। इनको आप अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। स्वर के 3 प्रकार। अच्छा, प्लुत को एक बार को भूल जाइए, जो तीसरा प्रकार है, आप इनको समझ लीजिए। स्वर, स्वरों के प्रकार 3 प्रकार के: मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मूल स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर के 2 प्रकार: दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। जो भैया जिनके लिए किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, सबसे छोटा उच्चारण जिनका होता है, वो कौन सा स्वर हो गया? एक मिनट, तो हाँ, जिसके लिए सबसे कम उच्चारण वो हो गया आपका मूल स्वर। छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋ। इसके अलावा दीर्घ स्वर, यानी जिनकी आवाज लंबी होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये दीर्घ हो गया। दीर्घ शब्द से ही पता चल रहा है। तो मूल स्वर छोटा, छोटी, छोटाऊ। मूल स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, मूल स्वर में एक ऋ भी हो गया। संयुक्त स्वर, जो इनको मिला दो, छोटा छोटी को मिला दो, छोटा छोटे को मिला दो। ठीक है, छोटा ऊ को मिला दो, छोटा ओ को मिला दो। अब इसमें क्या सीखने वाली बात? देखिए, इसमें सीखने वाली बात ये है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा आ में ई मिलाया, ए बन गया। अब इस ए को फिर छोटे आ में मिला दो तो क्या बन जाएगा? बड़ा ए। छोटा आ में ऊ मिलाया, ओ बन गया, इस ये ओ। अब इस ओ को जब मिलाओगे तो बड़ा ओ बन जाएगा। यही जो है संयुक्त स्वर की पहचान है। ठीक हो गया। तो ये तो हमने पिछली क्लास में हमारी पढ़ा था। अब आगे, अच्छा, पिछली क्लास में एक ये भी पढ़ा था। ये एक प्लुत स्वर है, ये पहले यूज हुआ करता था, अब जो है
मतलब वर्तमान समय में हमारे जो है आम भाषाओं में इस्तेमाल नहीं होता है। इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर जो है नाटक के संवादों में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये देखिए ये लिखा है किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में, मुख्यतः नाटक के संवादों में जो इस्तेमाल इसको करते हैं। ये लिखा है राम। इस तरह के चिन्ह आपको याद होंगे शायद, अगर कोई नाटक की पुस्तक आपने किसी लेखक की पढ़ी हो तो देखिएगा उसमें लिखा मिलेगा आपको ये। तो ये प्लित स्वर कहलाता है। इसको लेने में बहुत लंबा समय लगता है। जैसे राम लिखा है तो इसको सिर्फ राम नहीं पढ़ेंगे, ये वाले जो प्लित स्वर का ये जो साइन यहाँ पे बना हुआ है, जो चिन्ह यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, तो ये लिखा होने से ये राम नहीं रह गया, बल्कि इसको कहेंगे राम। समझ, हे राम, समझ गए, ओ राम, इस तरीके से पुकारेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। हमने पिछली कक्षा में आपको थोड़ी सी हिंट दे दी थी कि आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए ये है स्वरों की, ये तो हमने भेद पढ़े थे स्वरों के 3। अब स्वरों का उच्चारण, क्या स्वरों को उच्चारण स्थान की दृष्टि से भी 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब जो हम मुंह से स्वर बोलते हैं, छोटा आ, छोटा छोड़ दी, आ, ई, उ, ए, ओ, समझ गए ये। तो इसमें हमारी जीभ जो है, जो जीवा जो है, जबान जो है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये देखिए, तो जिन वर्णों को, जिन ध्वनियों को उच्चारित करने में हमारी जो जबान है, जो जीवा जो है, को उसका जो आगे का हिस्सा जो है, जो वो ऊपर उठता है, वो अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ए। ठीक है, यानी छोटा ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। आप उच्चारित करके देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। इसके बाद जिन वर्णों को उच्चारित करने में समान अवस्था रहती है, यानी जीवा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जबान आपकी जैसी जिस अवस्था में है वही अवस्था में रहेगी, तो वो जो है मध्य स्वर होगा। मध्य स्वर क्या हो गया, छोटा आ। पश्च स्वर, जिनके उच्चारण में पीछे का भाग उठता है, यानी बड़ा आ, छोटा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो ये जो है पश्च स्वर कहलाते हैं। तो इसमें सीधा सीधा, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब समझने की कोई ऐसी बात नहीं। आगे की जबान जिसके लिए उठे, जिनके उच्चारण करने में उठे, वो अग्र स्वर। पीछे की जबान, पीछे का हिस्सा जीवा का जब उठता है तो पश्च स्वर, और मध्य और नॉर्मल रहे तो मध्य स्वर। नॉर्मल का तो एक ही छोटा। इसके अलावा हाँ, तो मैं बात कर रहा था, सॉरी, तो हाँ मैं बात कर रहा था, तो ये आपके 3 प्रकार के उच्चारण की दृष्टि से हो गए। हालांकि ये एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, बट कम पूछे जाते हैं। मतलब वो ये पूछ लेगा। हालांकि मैं इसके आगे की जो, जब मैं ये चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगा तब जो है एक क्लास, कोशिश करूँगा 2 क्लास नहीं तो 1 क्लास कम से कम होगी वीडियो इस टॉपिक पे ही होगी कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रश्न हमारे बनेंगे, तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं पिछले 15 से 20 वर्षों के, ख़ास तौर से यूपी ट्रिपल एससी आयोग और पीसीएस वगैरह में भी जो क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे गए हैं, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा देने की। ठीक है, तो उससे अभ्यास ये भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आखिर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें आप सोच रहे होंगे एक चीज़ और होती है, अंग और आहा। हमने बचपन से पढ़ा है, अंग से अंगूर, आहा खाली। तो ये चीज़ होता है। और एक चंद्रबिंदी जो अक्सर आँख जब लिखते हैं तो उसमें लगाई जाती है। तो यहाँ देखिए लिखा है मैंने, इसके अतिरिक्त अंग, सॉरी, चंद्रबिंदी वाला जो अंग है ये, और अंग और आहा,
ये जो ध्वनियाँ हैं ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। हालांकि ऐसा नहीं है, गिनती जब वर्णों की जाती है तो ये स्वर में ही माना जाता है, इसीलिए हम 13 स्वर जो कहते हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए जो 13 स्वर हैं उसमें ये शामिल है, ये उसमें गिने जाते हैं, इसमें काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको मिलाकर के ही अंग और आहा, चंद्रबिंदी वाला जो अंग है ये तो नहीं है, लेकिन ये जो अंग है एक बिंदी वाला और आहा जो है जिसमें विसर्ग लगी हुई है, ये जो है ये मिलाकर के ही 13 स्वर होते हैं। लेकिन जब बात ध्वनि की जाती है तो इसको हम ना स्वर में गिनते हैं ना ही व्यंजन में गिनते हैं। लेकिन एक विद्वान गुजरे हैं आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, इन्होंने इनको आयोगवाह कहा है, इसलिए बहुत से विद्वानों ने भी इसको आयोगवाह ही माना है। ठीक है, क्योंकि ये बिना किसी के योग किए ही इसका अर्थ निकल आता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो इसलिए जो है इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है, तो इसलिए आयोगवाह इनको कहते हैं। खैर ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि अयोगवा इनमें से कौन है, तो वो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्वरों की गिनती की बात की जाएगी तो ये स्वरों में ही शामिल होते हैं और इस प्रकार से स्वर 13 होते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, हाँ अगर ऑप्शन में पहली बात तो ये कि ऑप्शन अगर वो ये कहेगा कि स्वरों की गिनती कितनी और वो ये कहेगा कि 13 और 11 दोनों एक साथ कभी पूछेगा ही नहीं, वो 13 देगा या 11 देगा। 13 और 11 जब दोनों एक साथ देगा तो फिर आपको वहां पे दोनों एक साथ सॉरी दोनों एक साथ देगा ही नहीं कभी, या तो 13 देगा या 11 देगा। तो 13 दे रहा है तो 13 है, और 11 कहीं पे दे रहा है 13 नहीं दे रहा है तो फिर आपको 11 मानना है। ठीक हो गया। खैर अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आई मेन चीज। ठीक है, स्वर से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो व्यंजन से पूछे जाते हैं ये। ठीक है, व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में ध्वनि अबाध रूप से निकलती है तो वहां क्या था, स्वर। लेकिन जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख से अबाध गति से नहीं निकलती है, समझ गया, बल्कि उसके उच्चारण में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, तो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि गति, यानी कि जो हवा है जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो डायरेक्टली नहीं निकलती है हवा, बल्कि उस हवा की को रुकावट होती है, अवरोध होता है, वो हवा रुकती हुई निकलती है, उसे बाहर निकलने में सीधे वो बाहर नहीं निकल सकती, तो उसके उच्चारण में क्या होता है, तो वो उसको जो उच्चारण करने में जो शब्द जो ध्वनि हम लेते हैं वो व्यंजन कहलाती है। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान व्यंजन की है कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते। उसका एग्जाम्पल क्या है, सीधा ये का, और का में नीचे देखिए हलंत है, ये हमारी हिंदी में इस तरह से इसको समझाया जाता है कि का लिखा उसके नीचे हलंत लगाया। अब जब तक उसमें छोटा आ नहीं जोड़ेंगे इसे पूर्ण का नहीं माना जा सकता है। ये पूर्ण का तभी बनेगा जबकि इसमें छोटा आ जोड़ा जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये व्यंजन समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेन जो टॉपिक है, मेन जो चीज है जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, वो सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। क्या, व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं बड़े अच्छे से आपको समझाता हूं। देखिए व्यंजन में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इधर चलिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ किसकी, स्पर्श व्यंजन की। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले क्या, पहला क्या, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अनुनासिक, तीसरा अंतस्थ, चौथा ऊष्म, पांचवा उच्छिष्ट, छठा संयुक्त। ये एक सीरीज है,
ठीक है, आपको मेरे हिसाब से आपको इसी क्रम में, ये जो क्रम यहाँ पे दे रखा है ना, इसी क्रम में याद करना चाहिए। अगर आप इस क्रम में याद नहीं करेंगे तो याद तब भी हो जाएंगे, कुछ किताबों में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी दे रखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस क्रम में याद करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले चलते हैं स्पर्श व्यंजन की ओर। ठीक है, हम अगर स्पर्श व्यंजन की ओर चलते हैं तो ये देखिए स्पर्श व्यंजन में क्या कह रहा है वो। स्पर्श व्यंजन में कह रहा है, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। सीधी सी बात हो गई। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? जब जीवा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, स्पर्श व्यंजन। वेरी सिंपल यार। स्पर्श व्यंजन हो गए है कौन कौन से, इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? का से लेकर के माँ तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। इन्हें 5-5 के वर्गों में विभाजित किया गया था। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? सारे व्यंजन लिखे हुए हैं। ये यहां पर ये देखिए, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक हो गया? पहला वर्ग कहां से? का से लेकर के यहां तक 5-5 का पेयर है। ऐसे ही याद करना है। का खा गा घा यहाँ, चाछा जाझा यूं, टाठा डाढ़ा उणा, ताथा दाधा ना, पाभा बाभा मा। ठीक हो गया? 5 वर्ग होते हैं। ये क्या कहलाता है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये क्या क्या कहलाते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये 5 वर्ग हो गए। तो इन 5 वर्गों में का से लेकर के यहाँ तक, चा से लेकर के यों तक, टा से लेकर के णा तक, ता से लेकर के ना तक और पा से लेकर के मा तक, ये 5 वर्ग के 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी कि इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। तो चूंकि इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वेरी सिंपल है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। का से लेके यहाँ तक, चा से लेके यों तक, टा से लेके अणा तक, ता से लेके ना तक, पा से लेके मा तक, 5 वर्ग। 5 वर्गों के 5-5 व्यंजन, 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। चूंकि इनको वर्गों में विभाजित किया गया इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अच्छा, अगला चलते हैं डेफिनेशन की ओर। अनुनासिक जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? 5 वर्ग, 5 वर्गों के पांचों व्यंजन यानी 25 व्यंजन क्या हुए? स्पर्श व्यंजन। चूंकि इन्हें वर्गों में विभाजित किया गया इसलिए उनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं 5 वर्गों के जो अंतिम व्यंजन है, यानी कि यों, यों, णा, ना और मा, ये 5 व्यंजन अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यों, यों, णा, ना और मा आप उच्चारण करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें नासिका मार्ग से वायु निकल रही है। ठीक है, क्या होगा? ये अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अंतस व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। सॉरी, बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। अब सुनिए, इसका अगला वाला जो लाइन है, यानी कि आप सारे व्यंजन याद कर लीजिए। 5 वर्ग है,
5 वर्ग जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके फौरन बाद जो लाइन आती है य र ल व, ठीक है, वेरी सिंपल। क्या चीज? य र ल व, यही चारों जो है क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। मुंह से बोल कर देगी य र ल व, ये चारों व्यंजन क्या है? ये चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। 5 वर्गों के पांचों पांचों व्यंजन यानी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इन्हीं पांचों वर्गों के अंतिम अंतिम व्यंजन यानी कि 5 व्यंजन य य ण न प, ये अनुनासिक व्यंजन है। ये दूसरा भेद हो गया। इन्हीं वर्गों के फौरन बाद जो एक वर्ग आता है य वर्ग, हालांकि उसको य वर्ग कहते नहीं, मैं कह रहा हूं याद करने की पर्पज से, आसानी के लिए मैं कह रहा हूं या से जो स्टार्ट हो रहा है जो लाइन या रा लावा, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। अब इसके फौरन बाद जो वर्ग आता है श श स ह, ये क्या कहलाते हैं? ओष व्यंजन। देखिए ओष व्यंजन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है उनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। श श स ह, ठीक है। देखिए इसके फौरन बाद यानी कि ये जो पेज मैंने, आप इसके इसके आप इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए, अपनी कॉपी में उतार लीजिए इस चीज़ को। ये सीरीज बहुत अच्छी है। मैंने जिस तरह से लिख करके आपको यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ, तो ये इसी सीरीज में लिखिएगा तो अच्छे से याद होगा। अगली लाइन कौन सी? श श स ह, ये चारों जो हो गए, ये क्या हो गए? चारों, ये चारों हो गए उष्ण व्यंजन। ठीक हो गया। अच्छा, तो आओ तो लास्ट में मैं फाइनली एक बार फिर रिपीट करूंगा। अच्छा, इसके बाद जो है ठीक है, अब आते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। अड़ा अड़ा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ये देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में ये जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालू को छूकर झटके से हट जाती है उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। आप डेफिनेशन में ना जाइए, हालांकि डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी कोई सिरफिरा एग्जामिनर आ जाता है तो वो ये क्वेश्चन रख देता है, भैया उसने रख दिया कि जीवा की उल्टी हुई नोक तालू को छूकर झटके से हट जाती है, उन व्यंजनों के उच्चारण को क्या कहते हैं? अब आप सोचते रहिए एग्जाम में बैठे हुए, यार ये कौन सा था। तो इसलिए डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन को बस समझने की ज़रूरत है, आपको अपने आप आ जाएगा। जब आप वर्गीकरण कर लेंगे ना सारे डेफिनेशंस का आपस में, ठीक है, तो अच्छे से आपको आ जाएगा। क्या? उच्छिष्ट व्यंजन। आपको 4 व्यंजन तो क्लियर हो गए बड़े अच्छे से, मैंने आपको बताया 4 व्यंजन आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए। क्या भैया? पांचों वर्गों के 5 5 व्यंजन, 25 व्यंजन वर्गीय व्यंजन हो गए, उष्ण व्यंजन, सॉरी स्पर्श व्यंजन। दूसरा, इन्हीं के जो इन्हीं के जो 5 हिस्से हैं ये, ठीक है, ये आपके अनुनासिक हो गए। इन्हीं के जो है आगे की जो लाइन है यारा ला वाई अंतस्थ हो गए। इसी के आगे की लाइन जो है शा शा सा हा, ये जो है ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, इसकी अगली लाइन जो इसमें नहीं लिखी हुई है लेकिन, ठीक है, ये क्या हो गई? उच्छिष्ट व्यंजन। यानी आपको याद करना है, इसमें याद करने ऐसा कुछ है ही नहीं। अड़ा और ढा, अड़ा औड़ा, ठीक है, ये यानी कि जो डा के नीचे बिंदी लगी होती है और ढा के नीचे बिंदी ढा से ढक्कन वाला ढा और ढा से डमरू वाले ढा के नीचे जो बिंदी लगी होती है दोनों के नीचे, वो वाला जो व्यंजन है ये उच्छिष्ट व्यंजन है। देखिए आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो है ये दोनों जो है, ठीक है, ये उच्छिष्ट व्यंजन है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ संयुक्त व्यंजन पे। अब आई मजेदार बात, हमने वहां क्या पढ़ा था? संयुक्त स्वर। स्वर, दो स्वर मिल करके स्वर बनते हैं। यहाँ पे क्या है? जब दो व्यंजन मिलके एक व्यंजन बनाते हैं, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन? हाँ भैया, कौन कौन से हैं?
ये देखो, का में जब शाह जोड़ते हैं पेट चिरा, क्या बनता है? कच्छा वाला छा या क्षत्रिय वाला छा। और जब हम ता में रा जोड़ते हैं तो क्या बनता है? त्रा, त्रिशूल वाला त्रा। और जब हम जा में यो जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ज्ञा बनता है। जब शा में रा जोड़ते हैं श्रा बनता है, श्रमिक वाला, श्रावस्ती वाला, श्री वाला। ठीक हो गया। तो ये जो है चारों संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन? कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक हो गया। इस प्रकार से ये आपके व्यंजन के प्रकार हो गए। तो अब फिर से बस एक क्विक रिकैप करते हैं। सामान्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन, उच्चस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, उस पेज पे अब जाएंगे नहीं, इसी पेज से पूरा समझेंगे। पांचों वर्गों के 5-5 व्यंजन यानी 25 व्यंजन क्या हो गए? क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन पहला भेद हो गया। ठीक है, पहला भेद हो गया। इसमें क्या होता है? जीवा किसी ना किसी भाग को, मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजन। पांचों वर्गों के 5-5 व्यंजन यानी 25 व्यंजन क्या हो गए? वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन। इन पांचों वर्गों के अंतिम व्यंजन यो 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 ड़ा न मा यानी 5 व्यंजन क्या हो गए? अनुनासिक। नासिका मार से वायु निकलती है इनके उच्चारण में, क्या हो गए? अनुनासिक। अंतस व्यंजन, इनके जस्ट अगली वाली लाइन या रा लावा क्या हो गई? अंतस व्यंजन, जिनमें क्या होता है? मुख बहुत संकुचित हो जाता है और वायु स्वरों की भांति सट से बाहर निकल जाती है, समझ गया, बिना रुके। मगर मुख जो है संकुचित होता है इसमें, याद रखिएगा। ये क्या कहलाते हैं? अंतस व्यंजन या रा लावा। इसके जस्ट अगली वाली लाइन शा शा सा हा, ये क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। इसमें एक सुरसुराहट से प्रतीत होती है, गर्माहट। शा शा सा हा, क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। चारों इसी टेबल से चारों व्यंजन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद डा में जो बिंदी लगी हुई थी ड़ा और ढा में जो बिंदी लगी हुई थी ढ़ा, ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है? इनके उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक जो होती है वो तालु को छूती है, समझ गए? तालु को छू के लम्हे भर के, क्षण भर के लिए तालु को छू के हट जाती है, क्या हो गई? उच्छेद व्यंजन। और उसके बाद जो आखिर में 4 व्यंजन बच रहे हैं, कितने हो गए? छात्रा, ज्ञा और शिरा। ये चारों जो है संयुक्त व्यंजन है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके जो है हो गए। अच्छा, अब जो है इसके बाद जो हम अभी सॉरी, अब हम अगली वीडियो में आपको, ये वीडियो देखिए मेरी आदत है मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगली वीडियो जो हमारी होगी वो होगी व्यंजनों के उच्चारण के ऊपर, चूंकि सिर्फ व्यंजनों के भेद नहीं पूछता है, कभी कभी वो व्यंजनों के उच्चारण से संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है, समझ गए? सीधे पूछ लेगा, समझ गए? इसमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है, दंत व्यंजन कौन सा है, ओष्ठ कौन सा है, अघोष अघोष, समझ गए? तो ये सारी चीजें जो है पढ़ाना, और आपके लिए पढ़ना, मेरे लिए पढ़ाना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए मैं अगली वीडियो में आपको ये पढ़ाऊंगा और इसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसका एक अभ्यास करेंगे।
इस तरह से वर्णमाला हमारी 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। और मैं इसके लिए अब थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता करीब जो है जल्दी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इसलिए बहुत आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो होगा बहुत जल्दी। तो हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि वीडियो 2018 री एग्ज़ाम जो होने वाला है, ठीक है, तो ये री एग्ज़ाम मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तरह से एक चीज़ अपने मन में बिठा लीजिए। मेरा अपना मानना ये है, और जैसे कि मुझे न्यूज़ मिल रही है पिकअप भवन से, मैं नोटिस वोटिस दे करके नहीं दिखाता कि भैया ये देखिए ये नोटिस है और ये आया ये आया ये आया ये आया ऐसे ऐसे हुआ, और फिर मैं आपको सारे सबूत दूँ कि भैया हाँ साहब ये ऐसा ना। मैं आपको पिकअप भवन की डायरेक्ट न्यूज़ बताता हूँ। आपको विश्वास करना है तो करिए, अच्छी बात है, नहीं अगर विश्वास होता तो आप जो है नोटिस आप देख ही लेंगे। दूसरे चैनल वाले आपको लिखित पत्तर कागज़ पत्तर सब दिखाते ही। फरवरी के चौथे हफ्ते से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होना है। ये एग्ज़ाम होली के बाद तो हो सकता है, लेकिन फरवरी के चौथे हफ्ते से पहले किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। तो इसलिए बेफिक्र मत होइए, मगर पढ़ाई कीजिए, लेकिन आराम आराम से सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। आराम आराम से मतलब ये नहीं कि स्लो स्लो पढ़िए, पता लगा कि जो है छूटती चली आ रही ना। मतलब कहने का ये है कि बहुत आराम से, तसल्ली से और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ समझ के पढ़िए। जल्दबाजी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का होना है उन लोगों की तैयारी ऑलरेडी है, समझे नहीं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि 4 साल पुराना री एग्ज़ाम है, 5 साल पुराना, इसलिए उनकी तैयारी है। और जिन लोगों की तैयारी, जो कि जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम के फॉर्म तो पहले के ही पड़े हुए, ऐसा तो है नहीं कोई नया बंदा फॉर्म डाल रहा है, समझे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, आराम आराम से पढ़िए, रिवीजन कीजिए अपनी चीज़ों को, बहुत अच्छे से समझिए। जिन लोगों से को बहुत सी चीज़ें अगर ध्यान से निकल गई तो जो है हम उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो अच्छे से अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़िए। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम जो है ये मेरी बात तय है। मुझे उम्मीद लगती है कि होली से पहले होना मुश्किल है, होली के बाद ही होगा, चाहे फिर उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम के बीच में एग्ज़ाम कराना पड़े या कोई भी कंडीशन हो। बहरहाल फरवरी के चौथे हफ्ते से पहले तो नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी इस बात की, ठीक है। अब बाकी भैया देखिए आयोग का और योगी जी का, समझे, वो आप देखिए, एक सेकेंड, आप देखिए ये लिखा मैंने आयोग, ये लिखा मैंने योगी जी। भैया योगी में भी योग आ रहा है, इसमें भी योग आ रहा है, भैया इनका तो आपस में तालमेल इतना ज़बरदस्त है कि ये इनके बिना कुछ नहीं करेंगे और ये इनके बिना कुछ नहीं करेंगे। तो भैया कहने का मतलब ये है कि अब आप खुद ही समझ लीजिए, ज़्यादा का बोला जाए। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि फरवरी के चौथे हफ्ते से पहले एग्ज़ाम नहीं होना। हाँ, इसमें कोई भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ना तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, ना ही आप ज़िम्मेदार हैं, ना ही कोई दूसरा चैनल वाला ज़िम्मेदार है। आयोग अगले हफ्ते नोटिस दे दे कि मैं परीक्षा ले रहा हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको परीक्षा देनी होगी, ठीक है। बाकी उसकी अपनी इच्छा, योगी की इच्छा है, वो जैसा चाहे वैसा करें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको व्यंजनों के उच्चारण पढ़ा करके इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। फिर एक अभ्यास सत्र होगा और उसके बाद हम संधियाँ पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारे क्या होगा, संधि, बहुत अच्छे से, बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि संधि से 3 से 4 प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। और रही पैट के एग्ज़ाम की बात, तो पैट का एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है। पैट के जो विद्यार्थी अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से जान लें, मैं आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे दूसरे लोगों तक भी मेरी वीडियोस पहुंच सकें।
और मेरे चैनल को जो लोग नए हैं मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, वो लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि टाइम टू टाइम मेरी चैनल की वीडियो आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।